सो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर सैलरी शीट को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और हम ये भी जानने वाले हैं सैलरी शीट के अंदर डीए, टीए या फिर एचआरए क्या होता है। सैलरी शीट के मैंने हेडिंग लिए हुए हैं, यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी। फिर किसी भी ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय को जो आईडी मिलती है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी में डाल दिया एज इट इज़, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, AA0001 एंड ठीक उसके नीचे लिख देता हूँ AA0002 एंड दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रैग दिख रहा होगा, इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग डाउन। तो ऑटोमेटिक क्या होगी, यहाँ पे नंबरिंग आ जाए। तो ऐसे ही मैं सबका नाम डाल देता हूँ। एंड नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है डेजिग्नेशन जो भी उस एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है ओहदा या फिर पद। जो भी उसको डेजिग्नेशन दी हुई है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने मैनेजर लिया हुआ है, असिस्टेंट लिया हुआ है, सुपरवाइज़र लिया हुआ है एंड स्टाफ लिया हुआ है। तो मोस्टली और भी हो सकते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अब इसके बाद लिखा हुआ है मैंने बेसिक सैलरी। जो भी जिस भी कंपनी के अंदर बेसिक सैलरी दी जाती है वो बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे टाइप करनी है। तो मैंने मैनेजर की सैलरी कुछ और डाल दी है एंड असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी और डाल दी है एंड सुपरवाइज़र एंड स्टाफ की सैलरी कुछ और डाल दी है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेंस, एक महीने के अंदर कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है रैंडमली 25 डाल दिया है, 30 डाल दिया है, 28 डाल दिया है, 26 डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट कॉलम के अंदर सैलरी। उस एम्प्लॉय की सैलरी हमें कैसे निकालनी है, उसके अटेंडेंस से। तो अभी हम कंपनी ने क्या किया हुआ है, जो मैनेजर है उसकी सैलरी दी हुई है 50,000। जब भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल का साइन हमेशा लगाते हैं। तो इक्वल टू जिस भी कॉलम के अंदर सैलरी टाइप की हुई है, जैसे 50,000 लिखी हुई है मैंने D5 के अंदर, /30 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मैं पूरे मंथ की सैलरी को 30 दिन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एक दिन की सैलरी आ जाएगी एंड इनटू जितने दिन वो पर्सन अटेंड रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और एंटर कर दिया है, तो यहाँ पे उसकी सैलरी आ गई। एंड इसके बाद मैंने कर दिया ड्रैग एंड डाउन या फिर आप सिलेक्ट करके Ctrl+D भी कर सकते हो। इसके बाद आता है डीए। अब डीए, एचआरए, सीए, टीए, अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंपनी के अलाउंस। अब अलाउंस क्या होते हैं, जो भी हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। अब ये सैलरी से अलग होते हैं, तो ये परसेंटेज में भी हो सकते हैं या फिर एक एब्सोल्यूट अमाउंट भी हो सकते हैं। जैसे डीए का मतलब होता है ये कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, परसेंटेज भी हो सकता है या फिर रैंडमली अमाउंट भी हो सकता है, जिसको एब्सोल्यूट अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 300। डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सबका डीए अलग अलग हो सकता है, सबके अलाउंस अलग अलग हो सकते हैं। अब एचआरए क्या होता है, एचआरए होता है होम रेंट अलाउंस। अब होम रेंट अलाउंस कंपनी हमें होम रेंट अलाउंस भी देती है, तो ये भी परसेंटेज में भी हो सकता है या फिर एब्सोल्यूट अमाउंट भी हो सकता है। अब ये ध्यान रहे कि ये डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब सीए क्या होता है, सीए होता है कन्वेंस अलाउंस, यानी कि आने जाने का खर्च। तो कोई भी कंपनी हमें आने जाने का खर्चा भी दे सकती है। ये भी एब्सोल्यूट अमाउंट हो सकता है, फिर परसेंटेज हो सकता है। कोई एक को परसेंटेज मिल रही है और दूसरे को एब्सोल्यूट अमाउंट मिल रहा है, अगर परसेंटेज सबको मिल रहा है तो सभी के लिए सेम परसेंटेज होगा। इसके बाद टीए। अब टीए क्या होता है, टीए होता है ट्रैवल अलाउंस, जो कंपनी प्रोवाइड कराती है। सपोज दैट अगर कोई कंपनी में कोई पर्सन बाहर जाता है ट्रैवल कंपनी के काम, तो उसमें क्या होता है, कंपनी उसको टीए देती है, यानी कि ट्रैवल अलाउंस, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वहाँ पे स्टे करने का खर्चा, वो सब कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो रैंडमली मैंने यहाँ पे मैनेजर को डाला है उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग। एंड टीए के बाद आता है OT आवर्स। अब OT आवर्स में क्या होता है कि कंपनी हमें OT भी दे सकती है। OT का मतलब है ओवर टाइम। अब ये कंपनी कभी कभी क्या करती है, अगर कंपनी के अंदर मोस्टली ज़्यादा काम आ जाता है तो किसी भी एम्प्लॉय को वो OT दे सकती है, यानी कि ओवर टाइम दे सकती है। सपोज दैट एक दिन के अंदर उसकी शिफ्ट लगती है 8 घंटे की और 2 घंटे क्या करता है, वो ओवर टाइम करता है। तो एक महीने के अंदर उसने क्या किया, 2-2 घंटे करके OT लगा दिया। तो पूरे मंथ की जो OT हुआ वो हुआ 30/2, यानी कि एक दिन के अंदर वो 2 घंटे OT दे रहा है। अब उसने 30 के 30 दिन किया है तो मैंने ×2 कर दिया। अगर वो 25 दिन करता है तो उसको 25×2 कर देता हूँ मैं। तो 25×2 मैंने कर दिया है यहाँ पे 50। एंड यहाँ पे मैं रैंडमली डाल देता हूँ 50, 40, 30, 50 एंड एज इट इज़ मैं किसी का भी ये डाल सकता हूँ।
इसके बाद आता है ओटी सैलरी यानी कि ओवर टाइम सैलरी। अब ओवर टाइम की सैलरी हम कैसे निकालते हैं? ओटी सैलरी निकालने के लिए हमें 1 घंटे की सैलरी निकालनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इजिकल टू टोटल सैलरी डिवाइड बाई 30 यानी कि और डिवाइड बाई एक दिन के अंदर वो कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे, डिवाइड बाई 8 एंड इनटू जितने घंटे भी उसने ओटी किया है इनटू कर दिया मैंने 50 यानी कि जितने घंटे भी उसने ओटी किया हुआ है एंड एंटर एंड ड्रैग एंड डाउन। तो यहाँ पे उसका क्या आ गया, ओटी सैलरी आ गई यानी कि इतने घंटे के उसको इतना अमाउंट मिलेगा। तो इसके बाद आता है ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी क्या होती है, टोटल सैलरी जितने भी अलाउंस हैं प्लस ओटी प्लस हमारी बेसिक सैलरी, ये क्या होते हैं हमारी ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी जो हमें कैश इन हैंड मिलेगी। अभी ये हमें मिलने वाली नहीं है क्योंकि इसमें कुछ हमारे डिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इजिकल टू ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए इजिकल टू टोटल सैलरी टोटल अलाउंस प्लस ओटी सैलरी एंड एंटर। मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस सैलरी आ गई। इसके बाद निकालते हैं ग्रॉस सैलरी एंड ड्रैग एंड डाउन। ऐसे ही क्या निकल गई, वो सभी की सैलरी निकल चुकी है ग्रॉस सैलरी। इसके बाद आता है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। अब ये क्या होता है, कंपनी की है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये आपका प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आपकी मंथली की सैलरी का 12% तो कटती है आपकी सैलरी का और 12% देती है आपको 12% देती है कंपनी, यानी कि टोटल 24% अमाउंट आपके पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है, जिसको आप कभी भी आप निकाल सकते हो। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है तो मैं इसको 12% काट लेता हूँ एंड मैंने लगाया इजिकल टू एंड बेसिक सैलरी इनटू 12% एंड एंटर। तो इतना क्या कटता है, मेरी सैलरी का पीएफ कटता है एंड ड्रैग एंड डाउन। ये भी क्या आ गया, सभी का निकल गया। अब ऐसे ही क्या होता है, ईएसआई निकालते हैं। अब ईएसआई क्या होती है कि ईएसआई क्या करती है कि अगर मेरी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो मेरी ईएसआई नहीं कटेगी। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इजिकल टू इफ़, जहाँ पे मेरी बेसिक सैलरी रखी हुई है मैं उस पर क्लिक करूँगा, इजिकल टू इफ़ बेसिक सैलरी लेस देन 21,000 कोमा बेसिक सैलरी इनटू 0.75% ब्रैकेट बंद एंड कोमा एंड 0 एंड एंटर। अगर मेरी सैलरी 21,000 से कम होगी तो मेरा क्या कटेगा, ईएसआई कटेगा। अगर नहीं है, ऊपर है 21,000 से, तो मेरा ईएसआई नहीं कटेगा। एंड एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0, क्योंकि मेरी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिख गया मेरे पास अमाउंट एंड इसको भी मैं ड्रैग एंड डाउन कर देता हूँ। जिसकी भी सैलरी, अब यहाँ पे देखो स्टाफ की सैलरी 21,000 से कम है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोविडेंट फंड ईएसआई यहाँ पे कट रहा है उसका इतने अमाउंट का। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नेट सैलरी। अब नेट सैलरी हम कैसे निकालते हैं, नेट सैलरी के लिए आप क्या करते हो, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। अब ग्रॉस सैलरी कितनी है मेरी, ग्रॉस सैलरी मेरी आ रखी है 72,383। अब इसके अंदर जितना भी मेरी डिडक्शन हुई है उसको क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ईएसआई, तो मेरे पास क्या दिख गया, मेरी नेट सैलरी जो मेरे अकाउंट में आ जाएगी या कैश इन हैंड मिल जाएगी मुझे। तो ऐसे निकालते हैं नेट सैलरी एंड इसको भी ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास सभी की सैलरी निकल। इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपनी सैलरी शीट बना सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा डीए टीए या फिर एचआरए ये क्या होता है या पीएफ क्या होता है, ये कंपनी में कितना कटता है, ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।